जय हिंद साथियों। ये वीडियो जो है ये शांति स्वरूप बौद्ध जी इनके एक आर्टिकल पर आधारित है जो इन्होंने एक किताब में लिखा था। सम्यक प्रकाशन के ये सर्वेसर्वा थे, अब ये नहीं रहे। तो इनके एक बड़े अभ्यासपूर्ण लेख में ये सब इंफॉर्मेशन आई है, तो मैं आपको इस लेख पर आधारित ये इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये आर्टिकल जो है ये कहता है कि ये जो जयचंद राठौड़ ये जो कैरेक्टर है इतिहास में, इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और चंद्रबरदाई नामक भाट के लिखे हुए एक पृथ्वीराज रासो, ये जो एक इतिहास प्लस सम फिक्शनल ऐसे संकल्पना, इसके आधार पर यह लिखी गई थी ये किताब। और इन्हीं पर आधारित बहुत सारे राजपूत इतिहास में जो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है, कथाएं है या कोई मूवी है, ये चलते हैं। और इसमें जयचंद राठौड़ को बहुत गलत तरीके से इस किताब में दिखाया गया है जो इतिहास पर आधारित नहीं है। तो जयचंद जी के निमंत्रण पर शहाबुद्दीन गौहरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आया था और अंत में देशद्रोही जयचंद पर भी उसने हमला बोल दिया था, ऐसे बताया जाता है। लेकिन इस बात का उल्लेख पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त अन्य किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेजों में नहीं मिलता है। तो ये बनी बनाई कपोल कल्पित कहानी है। रासो के अनुसार जयचंद की पुत्री संयोगिता एवं आबू के राजा नाहरदेव की पुत्री पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। उन्हें पृथ्वीराज क्रमशः भगा लाया था। रासो में यह भी वर्णित है कि मेवाड़ का राजा समर सिंह तारावड़ी के युद्ध क्षेत्र में मारा गया, किंतु विद्वानों ने ऐतिहासिक खोज के आधार पर यह साबित कर दिया है कि ये सारी कल्पनाएं हैं, एक फिक्शनल स्टोरीज है ये। क्योंकि समर सिंह पृथ्वीराज से 150 वर्ष पीछे हुआ और राजपूताना का नाहरदेव पृथ्वीराज से शताब्दियों पूर्व हो चुका था। तो संयोगिता तो एक कल्पित नायिका भी है। तो रासो का जो लेखक था ये अपने आप को पृथ्वीराज का समकालीन मानता है, लेकिन उसने जो वर्णन की जो परिस्थितियां है, तिथियां है, चौहान कुल की जो वंशावलियां है, ये करेक्ट नहीं है। और इन सब बातों के आधार पर जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है, इन्होंने सिद्ध किया है कि रासो 16वीं शताब्दी के पूर्व की रचना नहीं है, तो ये बाद में लिखी गई है। तो शांति स्वरूप बौद्ध जी का ये क्लियरली मानना था कि भारत के इतिहासकार जो है ये एक तरफा इतिहास लिख देते हैं और इसके लिए ये बड़े बदनाम है पूरी दुनिया में। हमेशा वो अपनी असफलताओं का जो ठिकरा होता है वो औरों पर फोड़ देते हैं, मुसलमानों पर, बौद्धों पर। तो बौद्ध धर्म विरोधियों ने जो षड्यंत्र किया उस और उसके अनुसार अगर आप ठीक से इतिहास देखते हैं तो बौद्धों की स्थिति ये दुर्बल हो गई थी शुरू में, और फिर सभी प्रकार की तोहमत उन्हीं के सिर पर फिर से डाल देते हैं, क्योंकि उनको दुर्बल तो बना दिया ब्राह्मण मतवादियों ने, फिर बाद में आकर इस्लाम मतवादियों ने, लेकिन सारी चीजों का ठिकरा जो है ये बौद्धों के ऊपर डाल देते हैं इतिहास में, जो ब्राह्मणवादी इतिहासकार होते हैं वो। तो जयचंद को देशद्रोही और गद्दार बताने का कोई आधार ही नहीं मिलता है इतिहास में, बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे बड़े गद्दार तो पुष्यमित्र शुंग है, जिन्होंने बौद्धों की जो स्ट्रांग ताकत थी उनको षड्यंत्र से नष्ट करने में बड़ा जो सहयोग दिया, और उसके बाद में भारत की परिस्थितियां जो है ये कमजोर हो गई। और इस पुष्यमित्र को धार्मिक बोलते हैं ये ब्राह्मणवादी लेखक, और जो परम देशभक्त थे जयचंद्र, उनको ये गद्दार मानते हैं और उनको निगेटिवली बोलते हैं। लेकिन ऐसे इतिहास में कोई आधार ही नहीं है। तो उनके जो डिटेल्स है ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ इसी लेख के आधार पर कि ये किस तरीके की एक गलतफहमी पैदा कर रखी है। जो शुरू के जो पुराण काल के जो लेखक थे ब्राह्मण पुरोहित, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ की जो जनजातियां थी उनको असुर करार दे दिया और जो भी गलत है उनको
उनके सिर पर डाल दिया और देव या अवतार ये जो थे, जो ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे, उनको अच्छा बताया, उनको जीतते हुए बताया और इसी तरह से वो इतिहास को मैनिपुलेट करते रहे और इसलिए हम आज अपने ओरिजिनल इतिहास को भूल गए हैं। तो जयचंद्र ये जो थे, ये गढ़वाल वंशी राजा विजयचंद्र, जिनका कार्यकाल जो है ये 1155 से लेकर 1170 तक था विजयचंद्र जी का। तो इनका पुत्र जयचंद्र था, इसकी माता का नाम चंद्रलेखा था और जिस दिन जयचंद्र का जन्म हुआ था उसी दिन उसके दादा गोविंद चंद्र ने दर्शान को जीता था। अतः उसने अपने नवजात पोते का नाम दर्शान विजय की स्मृति में जयचंद्र रखा था। तो जयचंद्र की शिक्षा दीक्षा ये वाराणसी में हुई थी। गोविंद चंद्र की पटरानी कुमार देवी ने इसके पठन पाठन का सारा प्रबंध भिक्खु जगन्मित्रानंद द्वारा कराया था वाराणसी में। तो ये जो भिक्खु थे ये बौद्ध धर्म के बड़े प्रसिद्ध उस वक्त महान एक भिक्खु माने जाते थे और 84 सिद्ध उनके पूर्व हो चुके थे। ये जो भिक्खु थे इनके पहले, फिर भी तिब्बती लोग जो है उनको 84 सिद्धों की भांति ही रिस्पेक्ट करते थे। उनकी लिखित जो 20 किताबें हैं ये तिब्बती अनुवाद में आज उपलब्ध है, इंडिया में उपलब्ध नहीं थी ये। तो उन ग्रंथों में चंद्रराज लेख मिला है और जो महाराजा जयचंद्र की प्रशस्ति में लिखा गया है। इस ग्रंथ में जयचंद्र को शौर्य, धर्मपरायणता आदि का पर्याप्त वर्णन इनका जयचंद्र जी के बारे में मिलता है और बोध गया से प्राप्त एक लेख में जयचंद्र और जगन्मित्रानंद के संबंध के स्पष्ट रूप से वर्णन मिलते हैं। उसमें वो उनकी जो गुरु शिष्य जैसी जो उनके जो संबंध थे और बौद्ध धर्म के बारे में उनकी जो आस्था थी उसके बारे में ये सारा डिटेल यहाँ पर आता है। तो ये जो है वो उस वक्त तो सारा संस्कृत में हो गया था। बुद्धिज्म का टीचिंग भी संस्कृत में कन्वर्ट करके होता था भारत में, हालांकि ओरिजिनली वो पाली प्राकृत में होता था और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पर भी प्राकृत में होता था, लेकिन इंडिया में ये सारा संस्कृत में हो गया था 11वीं-12वीं सदी आते आते। तो भिक्खु जगन्मित्रानंद जो है इन्होंने जयचंद्र को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यही कारण था कि जयचंद्र को भगवान बुद्ध और बौद्ध विहारों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उसकी दादी कुमार देवी और बसंत देवी महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थी ये दोनों। तो गोविंद चंद्र ने श्रावस्ती, सारनाथ, वाराणसी, कनौज, नालंदा, बोध गया यहाँ के जो विहार है इनको पर्याप्त धन ग्राम दान दिए हुए थे और काफी सारे बौद्ध विहार जो थे उनको जीर्णोद्धार भी कराया था। इन सब बातों का जयचंद पर भी प्रभाव था और बचपन में ही उन्होंने अपनी दादी कुमार देवी के साथ सारनाथ जैसे विहारों का दर्शन भी किया था। तो बौद्ध लोग बड़े धर्मनिरपेक्ष संप्रदाय के ये लोग हुआ करते थे, वो बड़े उदार थे, इसलिए जयचंद को हिंदू धर्म के बारे में भी शिक्षा दी गई थी और एक पंडित से उनको धर्मशास्त्र पढ़ाने के लिए नियुक्त एक अरेंजमेंट किया गया था। उस समय बौद्ध और हिंदू धर्म में कोई भेदभाव ज्यादा माना नहीं जाता था। एक ही परिवार के लोग हिंदू होते थे और बौद्ध भी होते थे और वो उनको उतना फ्रीडम था, उस आज की तरह नहीं था। एक कट्टरवा सांप्रदायिक कट्टरता आज की तरह उस वक्त में नहीं थी। तो एक दूसरों के मंदिरों में भी वो आ जाते थे, पूजा पाठ करते थे। तो जयचंद के हृदय में भी उन दिनों दोनों धर्मों के प्रति समान श्रद्धा थी, बड़े सेक्युलर थे वो इस माने में। तो उनको घुड़सवारी, हस्ती युद्ध आदि सारी शिक्षा दी गई थी। वो युद्ध प्रेमी बचपन से ही हो गए थे जयचंद और पश्चिम और पूर्व दोनों ओर से वाराणसी से राजाओं के मन में भय बना रहता था उनके बारे में, क्योंकि पश्चिम में यवन आक्रमणकारियों का भय था और पूर्व में बंगाल के सेनवंशी राजाओं का, पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में मगध तक फैले हुए पिता के साम्राज्य की रक्षा का भार जयचंद्र पर ही पड़ा था। इसलिए उनमें साहस, वीरता, महत्वाकांक्षा ये सारा कूट के भरा हुआ था। जयचंद्र
के चंदेल राजाओं के साथ जो संबंध थे उनके बारे में भी कई रेफरेंसेस मिलते हैं। जयचंद्र कृत रम्मा मंत्र मंजरी में जयचंद्र की भुजाओं की तुलना मदन वर्मा की राजश्री रूपी हाथी को बांधने के लिए खम्भ से की गई है। तो इससे ये पता चलता है कि जयचंद बड़ा स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग एक योद्धा था, राजा था। उनका राज्याभिषेक जो था ये विजय चंद्र ने अपनी जीवन काल में ही जीवन जयचंद को युवराज बना दिया था। और उनका जो उल्लेख था वो शुरू से ही वो युवराज करके ही करते थे। उनका राज्याभिषेक जयचंद्र ये 1170 में आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष के रविवार को 6 तारीख को हुआ था, ऐसे रेफरेंसेस में मिलते हैं। और उन्होंने काफी सारे युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उनकी बड़ी प्रशंसा के भी रेफरेंसेस मिलते हैं। बहुत सा उनका सांस्कृतिक कार्य है, तो वो भिक्षुओं को, साधु ब्राह्मणों को बड़ा उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वो बड़े सेक्युलर टाइप के उनकी परवरिश हुई थी। 1190 के आसपास वाराणसी से वो नेपाल गए थे और कई वर्षों तक वहाँ वो रहे थे। 1197 में वो खोफू लोचवा के आग्रह पर नेपाल से तिब्बत के लिए गए थे। वहाँ वो 18 महीने रहे थे। तो ये ऐसी उनकी जो कनेक्शन है वो बुद्धिस्ट कंट्रीज से, बुद्धिस्ट विहारों से, बुद्धिस्ट टीचर्स से, जो गुरु होते हैं, भिक्षु होते थे, उनसे ये रेफरेंसेस है, डेफिनेट रेफरेंसेस है। तो उन्होंने दुर्ग निर्माण का काम किया था। वो शत्रु के प्रति बड़े सजग रहते थे। तो वाराणसी में ही उनकी राजधानी होती थी, ऐसा बताया जाता है। प्रायः इतिहास लेखकों ने गढ़वाल वंशी राजाओं को कनौज का राजा लिखा है, किंतु इसमें एक बहुत बड़ा भ्रम है। गढ़वाल वंश की राजधानी कनौज में भी थी, किंतु वह बहुत बाद में बनी थी। पूर्व से इस वंश की राजधानी वाराणसी में ही हुआ करती थी। चंद्रदेव ने सन 1080 में कनौज को प्रतिहारों से छीना था और गोविंद चंद्र ने वहां अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। तब से काशीराज कनौज के जो महाराजा कहलाए थे वो गोविंद चंद्र के पिता मदन पाल ने अपने मदन विनोद निघंटू नामक ग्रंथ में अपने को काशीराज ही लिखा है। तो वे काशी के राजा, मतलब वहां पर उनका कैपिटल हुआ करता था। सारनाथ के कुमार देवी वाले शिलालेख में भी गोविंद चंद्र को काशी का महाराजा बताया गया है। तो ये इससे पता चलता है कि वो काशी, वाराणसी उनकी कैपिटल हुआ करती थी। अंतिम दिनों में जयचंद्र के साम्राज्य पर चारों ओर से संकट उपस्थित होने लगे। सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर शहाबुद्दीन गौरी ने की अधिपत्य हो जाने के पश्चात पश्चिम में यवनों का आतंक छाने लगा। प्रजा में यवन साम्राज्य की सनसनी फैलने लगी। सन 1193 में यवनों का एक हल्का आक्रमण हुआ, जिससे जयचंद्र ने असफल कर दिया। किंतु इसी बीच बंगाल के सैनों ने अच्छा अवसर आया देख मगध पर धावा बोल दिया। जयचंद्र ने विशेष रूप से पश्चिम में भीड़े होने के कारण पूरब की ओर ध्यान न दिया। फलतः उसी वर्ष पूरे मगध पर सेन वंश का अधिकार हो गया। जयचंद्र ने यह सोचा कि पश्चिमी भाग में शांति स्थापित कर पुनः पूर्वी भाग को आसानी से वापस लिया जा सकेगा, किंतु ऐसे अवसर से लाभ उठाने के लिए शहाबुद्दीन गौरी भी अपनी संयुक्त विशाल सेना के साथ गढ़वाल साम्राज्य पर टूट गया। तो काफी फ्रंट्स पर वो लड़ाई कर रहे थे और विशेष रूप से सन्नद्ध होकर आक्रमण किए हुए शहाबुद्दीन गौरी को रोकने के लिए वो ज्यादा प्राधान्य दे रहे थे। इटावा के पास चंदावर में एक बड़ा जमकर ये युद्ध हुआ था और हस्ती युद्ध में वो निपुण थे, लेकिन उनका हाथी जो था वो अचानक भड़क गया और भारतवर्ष का अंतिम महाप्रतापी सम्राट युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गया। तो वो लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि चंद्रबरदाई नामक जो भाट जो था, जिसने पृथ्वीराज रासो के जो लेखन किया था, और उसके आधार पर ये जो बनी बनाई कहानियां बनाई है कि जयचंद्र ये गद्दार थे या इन्होंने ये सब करवाया था और इनकी
जो लड़की है संयोगिता, इसको भगा कर ले गया था पृथ्वीराज चौहान। ये सब काल्पनिक चीजें हैं। ये लेखक का ये मानना है शांति स्वरूप बौद्ध जी का कि ये इसलिए जयचंद्र राठौड़ को बदनाम किया है क्योंकि वह बौद्ध धर्म उपासक थे। तो ये ब्राह्मणवादी जो लेखक है, इनको ये हमेशा की आदत है कि जो सेक्युलर या बौद्ध धर्म उपासक होते हैं उनके ऊपर ये ठिकरा डाल देते हैं, उनको बदनाम कर देते हैं। जैसे उनको असुर कहा गया, उनको राक्षस कहा गया पुराणों में। तो ये जो मीडियावल टाइम का जो वक्त है उसमें उनको देशद्रोही करार दे दिया, गद्दार करार दिया। और आपका जो आधुनिक काल है, इनको भी गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, इनको भी ऐसे कंफ्यूज करके पेश किया जाता है और इनको हिंदू विरोधी, देश विरोधी, प्रो पाकिस्तानी इस तरीके से जो लिख दिया जाता है, उसी श्रृंखला में ये जयचंद राठौड़ जी को भी ये इन लेखकों ने डाल दिया है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और दुख की बात है कि आप आज भी किसी को टोकते हैं गद्दार बोलने के लिए तो उनको जयचंद कह देते हैं, तो बड़ी गलत बात है। एक महान देशाभिमानी, देश प्रेमी, अपने राज्य से प्रेम करने वाले और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले एक सत्यवादी राजा को इस तरीके से गलत पेश करना, ये हमें बंद कर देना चाहिए। और ये जो ब्राह्मणवादी लेखकों ने इस महान सेनानी को, हमारे भारत माता के पुत्र को बदनाम किया है, उससे हमें जागरूक होना चाहिए। हमें लोगों में भी ये फैलाना चाहिए और इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करके इस मनोवादी षड्यंत्र को हमें नाकामयाब करना चाहिए। आई होप यू ऑल लाइक दिस। फिर ऐसे इसी तरीके के वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन ऑल योर ग्रुप्स। जय हिंद साथियों।